एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है कि जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स ऑन पार्टी सिंबल्स। ठीक है, अब आपको पता है कांग्रेस का सिंबल हाथ है और बीजेपी का कमल है, तो वही कैसे डिसाइड होता है तो वो देख लेते हैं, क्योंकि बिहार असेंबली इलेक्शंस नज़दीक है। ज़रूरत क्यों पड़ती है इलेक्शन सिंबल्स की, क्योंकि भाई सब पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो वो बोलते कि झाड़ू को वोट करो, झाड़ू को वोट करो, तो लोग वहाँ जाके फिर वो झाड़ू पे जाके क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइप फॉर बेसिकली फॉर इजी फैसिलिटेशन, कितने सिंबल्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर देयर एज पर इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017। पार्टी के सिंबल दो तरह के होते हैं, रिजर्व एंड फ्री। तो 8 नेशनल पार्टीज़ और 64 स्टेट पार्टीज़ अक्रॉस कंट्री के पास रिजर्व सिंबल है कि भाई मेरा ही है, कमल अब किसी और पार्टी का नहीं हो सकता। फ्री का क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज़ पूल ऑफ 200 फ्री सिंबल। तो जो भी वो छोटी मोटी टुच्ची पार्टियाँ होती है ना, जो इलेक्शन से पहले आ जाते, कोई स्टूडेंट यूनियन मस्ती में आ जाते हैं कि भाई हम तो अब की बार इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनको फ्री सिंबल्स में से अलॉट किया जाता है जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं। So how are symbols allotted to political parties? To get a symbol allotted, party candidate has to provide a list of 3 symbols. तो ये नहीं है कि आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे तो अमेरिका के झंडे की वाला सिंबल लेना है, तो ऐसा नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन का फ्री वाला है ना जो कोटा, वहाँ से आपको 3 सिंबल उठाने हैं अपने लिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स। अमंग देम 1 सिंबल इज अलॉटेड टू पार्टी कैंडिडेट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मान लो किसी दो ने मान लो एक काला सर्कल है वो उठा लिया, तो किसी दो ने उठा लिया, तो वो जो पहले नॉमिनेशन फाइल करने आएगा उसका हो जाएगा वो। व्हेन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी स्प्लिट्स, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि किसको कौन सा सिंबल मिलना चाहिए। ठीक है, पहले मान लो मर्जर में थे काला सिंबल्स के साथ, फिर अलग हो गए, तो डिसाइड करेगी काला किसको दूँ और सफ़ेद किसको दूँ। देन पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड ऑर्डर अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, तो ये 68 का है। एम्पावर्स ईसी टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल। तो रिकॉग्नाइज का काम भी ईसी करेगा एंड सिंबल अलॉटमेंट का काम भी ईसी ही करेगा। तो अंडर द पैराग्राफ 15 ऑफ द ऑर्डर इट कैन डिसाइड डिस्प्यूट्स अमंग राइवल ग्रुप। ठीक है, कि किसको वो जो नाम है, मान लो कोई भी पार्टी लगा लो, इंडियन नेशनल लोकदल लगा लो, कि अगर स्प्लिट हो जाएगी तो किसको ये वाला टैग मिलेगा INLD का, तो वो डिपेंड करेगा। सो द EC इज़ द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट्स एंड मर्जर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया था कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, वो डिसाइड करेगी। ठीक है, अब EC के बारे में आप मुझे फिर कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे, है ना। देन इज़ अबाउट, देखो ये जो इंपॉर्टेंट है ना छोटे छोटे पॉइंट्स, यही आएंगे क्वेश्चन, यही आएंगे आपके प्रीलिम्स में कि भाई कौन डिसाइड करता है नेम सिंबल्स को, डिस्प्यूट को कौन डिसाइड करेगा, मर्जर को कौन डिसाइड करेगा, है ना, सिंबल्स को कौन डिसाइड करेगा, कैसे होंगे। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आप ऐसे ही स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते इस चीज़ को। देन हमने कल GST कॉम्पनसेशन सेस किया था बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देख लेना। GST कॉम्पनसेशन सेस, जब GST एक्ट आया था 2017 में, तभी बात की गई थी कि अगर स्टेट्स का शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यू कलेक्शन में, मतलब 14% नहीं हो पाता, तो जो भी डेफिशिएंट होगा, मान लो 10% हुआ है, तो जो बचा 4% है वो सेंटर देगी स्टेट्स को। ठीक है, और वो भी 5 सालों तक। ठीक है, तो ये स्कीम सिर्फ 2022 तक है। तो अभी सेंटर ने कहा है कि भाई हम तो आपको चलो 2017 में पैसे दे दिए, 18 में दे दिए, 19 में दे दिए, भाई 20 में तो हम 2020 में तो हम दे नहीं पाएंगे, वैसे भी कोरोना है और अभी तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो अप्रॉक्स 3 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल हो रहा है स्टेट्स की जो रेवेन्यू है। तो स्टेट्स को पैसा नहीं मिलेगा तो स्टेट कैसे काम करेंगे ना। सो वाइस तो अभी सेंटर ने कहा है स्टेट्स सुनो, एक काम करो, इधर आओ, GST काउंसिल की हम मीटिंग बिठाएंगे। ठीक है, हाँ, और GST काउंसिल भी पूछा था मैंने आपसे कॉमेंट सेक्शन में, उसके बारे में भी आप मुझे बताना। तो GST काउंसिल की चलो मीटिंग बिठाते हैं, इसमें स्टेट्स और सेंटर दोनों की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो स्टेट्स को बोला ला इधर कान ला, मैं बताता तुझे, एक काम कर, तो बोरो कर ले पैसा। ठीक है, हमारे पास तो है नहीं, तो तुम बोरो कर ले। एंड स्टेट्स वर लाइक शॉक, ऐसे कैसे बोरो कर ले भाई, आपको ज़्यादा, मतलब आपकी कोई बैंक है, अगर मान लो मोदी जी वोट लेने जाएंगे या ममता बनर्जी वोट लेने जाएंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ मोदी जी आइए आइए, चाय पानी भी पिलाएंगे, बिस्किट खिला के भी भेजेंगे और अच्छे खासे पैसे भी देंगे। ठीक है, सो इट डिपेंड्स, क्योंकि स्टेट की इतनी सॉवरेन बैकिंग नहीं है और ऑब्वियसली सेंटर पे ज़्यादा विश्वास होता है बैंक्स को, एंड उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है लोन लेना। सो आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि सेंटर की कंसेंट लेनी पड़ेगी अगर किसी स्टेट को लोन लेना है। ठीक है, सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने जो सेंटर को है वो
बेसी ज़्यादा स्टेबल रखा है, ठीक है, सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है बहुत सारी चीज़ों में, जो आपका एक पूरा चैप्टर भी है। तो उसमें से एक चीज़ ये भी है, कंसेंट कैन बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, तो कुछ तो कंडीशंस होंगी। इन प्रैक्टिस सेंटर हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग दिस पावर इन अकॉर्डेंस विद रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन ने भी ये बात बोली। एंड एवरी सिंगल स्टेट इज़ करंटली इंडेप्टेड टू सेंटर, ठीक है, वो करता है मनी, क्योंकि अब बार भाई हर बार फाइनेंस कमीशन बोलता है इतने इतने पैसे देने हैं, तो हर बार पैसे देते हैं, तो फिर स्टेट भी तो इंडेप्ट होंगे ना, कर्जा होगा उनके ऊपर। एंड दे रिक्वायर सेंटर कंसेंट बोरो करने से पहले। सो डज सेंटर हैव अनफेटर्ड पावर टू इम्पोज कंडीशंस, कि भाई जब भी लेने जाओ, मानो 10 रुपये का लोन लेने गए, नहीं लेने जाना तूने, नहीं लेने जाना, जैसे एक छोटे बच्चे को डांटते, तो नीदर दिस प्रोविजन इटसेल्फ ऑफर एनी गाइडेंस, तो ऐसा कुछ गाइडेंस लिखा नहीं हुआ, नॉट देयर इज जुडिशियल प्रीसिडेंट, ठीक है, कि भाई कोई केस ही हुआ हो कि भाई स्टेट बार बार सेंटर बोल रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड ये क्वेश्चन 15th फाइनेंस कमीशन के आगे भी आया था, बट उस टाइम भी इसको एड्रेस नहीं किया गया, तो ये क्वेश्चन अनएड्रेस्ड है, तो अनएड्रेस्ड है तो आपके क्वेश्चन इसमें आएगा नहीं। सो व्हेन द सेंटर इम्पोज कंडीशंस, तो कब करता है, ओनली सेंटर कैन इम्पोज कंडीशन ओनली व्हेन इट गिव्स कंसेंट फॉर स्टेट बोरोइंग, एंड इट कैन ओनली गिव सच कंसेंट व्हेन स्टेट इज इंडेप्टेड टू सेंटर, ठीक है, स्टेट को कुछ पैसे लेने होंगे, ठीक है, स्टेट्स को मान लो कर्जा है सेंटर को, मान लो सेंटर को पैसे देने थे और सेंटर नहीं दे पाया, तो स्टेट को बोलेगा चलो तुम जाके पैसे ले लो। सो इसी कंडीशन में सेंटर इम्पोज कर सकता है एंड कंसेंट अपनी दे सकता है। अब ऐसी रिस्ट्रिक्शंस क्यों ज़रूरी है? वन पॉसिबल पर्पस इज ऑब्वियसली, हमने कैपेसिटी ऑफ द क्रेडिटर प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ द क्रेडिटर। मान लो सारे बैंक्स ने ऐसे लोन देना चालू कर दिया और स्टेट्स रीपे नहीं कर पाए, कोई गारंटी ही नहीं है उस चीज़ के लिए भी, एंड इंश्योरिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्टेट इंडेप्टनेस को कम से कम रखने को लिए, ताकि फिजिकल हेल्थ ऑफ द नेशन को बेहतर किया जा सके, है ना। देन इट्स अबाउट 293 आर्टिकल के बारे में आपने ध्यान रखना है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का दे रखा आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार दिया जाता है कि हर 5 साल के लिए एक फाइनेंस कमीशन बिठाई जाएगी, ठीक है। अब की बार जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो 2 रिपोर्ट्स जारी करेगी, तो ये टोटल 6 साल का टेन्योर करेगी, ठीक है, तो 5 साल का कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। टेक फॉर ट्राइबल्स लॉन्च्ड, सो ट्राइफेड IIT कानपुर एंड छत्तीसगढ़ ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन लॉन्च करी है, टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव। तो भाई है क्या ये चीज़? ये जो भाई ट्राइबल से जो भी चीज़ रिलेटेड है ना, तुक्का मार देना अगर नहीं आए तो ट्राइफेड ही होता है, ठीक है। ट्राइफेड ही जो एजेंसी है वो काम करवाती है इन कोलैबोरेशन विद MSME मिनिस्ट्री अंडर द डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर करा रही है। इट एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स, तो भाई ट्राइबल्स की ओवरऑल डेवलपमेंट करवाएंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स लेकर आएंगे उनके अंदर, कैसे बात करनी है, कैसे अपना बिजनेस चालू करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद करेंगे थ्रू वन धन विकास केंद्र। हम इसके बारे में पहले भी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड चीज़ें करवाई जाती, चीज़ें बेची जाती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के विकास केंद्र से ट्राइफेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होती है, तो उसने 1200 के आसपास वन धन केंद्र अक्रॉस 28 स्टेट्स, ठीक है। तो कभी आ जाए तो अप्रॉक्स काफ़ी सारी स्टेट्स इन्होंने कवर कर ली हैं, ठीक है। एंगेजिंग 3.6 लाख ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं वन धन केंद्र, इसमें एक वन धन केंद्र इसमें लगभग 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह होते हैं। सो वन धन केंद्र इनिशिएटिव होता क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेंटरिंग लाइवलीहुड डेवलपमेंट। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, बीटल लीव्स हो गए, ठीक है, जिससे वो तंबाकू बना सके, रोल करके बीड़ी बना देंगे, ठीक है। बैम्बू की कुछ चीज़ें, ठीक है, जिससे वो बना सके। सो दिस इज़ बेसिकली MFP सेंट्रिक, MFP के अराउंड आपका लाइवलीहुड हम जनरेट करेंगे। इट मेन स्ट्रीम्स ट्राइबल कम्युनिटी बाय प्रमोटिंग प्राइमरी लेवल वैल्यू एडिशन टू MFP एट ग्रास रूट लेवल, एंड थ्रू दिस इनिशिएटिव द शेयर ऑफ ट्राइबल इन वैल्यू चेन, इंपॉर्टेंट है ये, वैल्यू चेन बड़ा है, ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम प्रेजेंट 20% टू 60%, ठीक है। उनका जो शेयर है कि भाई वो भी जो ये सप्लाई चेन है उसका एक पार्ट हो रहे हैं, तो ये बढ़ेगा ही इस स्कीम के लिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। देन इज़ अबाउट ईविन नाम से समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क, ठीक है।
तो वैक्सीन का नेटवर्क होगा, नाम से इतना समझ आ रहा है। तो वैक्सीन क्या है भाई, जब हमारी कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी तो अभी आके वैक्सीन तो आ जाएगी, अब उसकी डिलीवर करने की तैयारी पहले से ही चालू कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। मान लो जैसे फूड का सप्लाई चेन होता है, जैसे पीडीएस सिस्टम है हमारा, और फिर कैसे ट्रांसपोर्ट कराना है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बुला के, तो उसी तरीके से इम्यूनाइजेशन जब हमने करवानी पड़ेगी तो कैसे मतलब स्टोरेज कहाँ करेंगे वैक्सीन का, कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये चीज़ कराएगी। तो नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था? ओरिजिनली 2005 में लॉन्च हुआ था, पर 2013 में जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को कंबाइन करके नेशनल हेल्थ मिशन इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या करता है, इवन भाई रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कितनी वैक्सीन की डब्बियाँ पड़ी हैं, क्या स्टोरेज टेम्परेचर पे वो काम कर रही है अक्रॉस ओल्ड कोल्ड चेन पॉइंट्स इन द कंट्री। तो यहाँ से बैठ के आप कर्नाटका का भी चेक कर सकते हो। ये बिग डेटा आर्किटेक्चर क्रिएट करता है एंड एनालिटिक्स बताएगा कितनी वैक्सीन कितनी वैक्सीन मतलब टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे है, वो उसका मतलब हेल्दी है या नहीं, वो वैक्सीन देने लायक है या नहीं। एंड कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग हो सकेगी कि हमारे पास कितना स्टॉक है। वैक्सीन अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स हैज़ इंक्रीज टू 99%। ठीक है, तो मतलब अब वैक्सीन अच्छी तरीके से अवेलेबल हो रही हैं बहुत सारे पीएचसी सीएचसी में। वाइल इंस्टेंसेस ऑफ स्टॉक आउट्स की भाई वैक्सीन ही खत्म हो गई, वो काफ़ी गिर गए हैं एंड काफ़ी सारी रिप्लेनिश होती रहती हैं वैक्सीन। सो दिस कैन ऑल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इवन, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। देन इज़ अबाउट गुजरात डिस्प्यूटेड एरियाज़ एक्ट। तो भाई ये अभी जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है हैव गिवन हिज एसेंट टू अमेंडेड डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट। ठीक है, तो गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पास कर दिया गया था। अब देखो इस क्वेश्चन से समझ ये आता है कि भाई प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे गवर्नर के पास गया होगा, गवर्नर ने इसको रिजर्व कर लिया होगा प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, आपकी पॉलिटी रिवाइज होती है। किसी ने पूछा था कि मैम न्यूज़पेपर का क्या करना है, सो दैट इज़ क्वाइट इंडिस्पेंसिबल, आपको उसको कवर करना ही पड़ेगा। और 36 तरीके की बातें पता चलती है आपको, स्टेट रिलेटेड बातें पता चलती हैं। अब ऐसे तो नहीं लास्ट मोमेंट पे बुक खोल लोगे, कोई एक बुक होगी स्पेसिफिक स्टेट के लिए ही। सो डेली अब टाइनी बिट्स करो, चाहे अगर 40 मिनट नहीं पढ़ना 30 मिनट पढ़ लो, बट कवर करो, एडिटोरियल्स कवर करो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कैसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, है ना। सो बैकग्राउंड क्या है भाई, बिल वॉज ब्रॉट लास्ट ईयर टू अमेंड the Gujarat prohibition of transfer of immovable property and provision for protection of tenants from eviction from premises in disturbed areas act। कहोगे मैम कितनी बार बोल दिया डिस्टर्ब्ड एरियाज, क्या चीज़ क्या है ये? तो भाई एक डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम ऑटोनोमस का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो उस तरह का गवर्नर देखता है। हाँ, ये क्या होता है डिस्टर्ब्ड एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिक्लेयर कर लेता है। मान लो एक एरिया है, सिटी एरिया ऑफ द सिटी है, मान लो कोई एक चौक है वो डिस्टर्ब्ड है, क्यों है भाई, वहाँ पे 2 कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो बहुत एग्रेसिव है, फॉर इंस्टेंस हिंदू और मुस्लिम रह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब है, वहाँ कम्युनल राइट्स होते ही रहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री है वहाँ की, तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जैसे कि जो कश्मीरी पंडित्स वाला केस था, वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा उनको वहाँ से कश्मीर से उनको जाना पड़ा था, तो यही चीज़ है। अब डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट लगने का क्या मतलब है यहाँ पे कम्युनल रियॉर्ट्स को रोकने के लिए। तो क्या होता है कि मान लो कोई एरिया है जहाँ पे हिंदुओं ने मान लो मुस्लिम सबको भगा दिया वहाँ से, ठीक है, भगा दिया, तो क्या होगा फिर जो वहाँ पे जो उनके लैंड्स बचे और जो उनके घर बचे, अब मुस्लिम सोचेंगे यार पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, एक काम करते हैं हम कहीं और घर ले लेते हैं और वहाँ के घरों को बेच देते हैं। तो जैसे जैसे वो घर बेचते रहेंगे तो हिंदू लोग उनको लेते ही रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे लेते रहेंगे मान लो उनको, है ना। तो अगर उनको ले लिया घर को तो फिर वो सारी कॉलोनी फिर हिंदूज़ की हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि जो एक हार्मनी थी, एग्जिस्ट करती थी पहले, अब वो फिर एक मोनोपोली हो गई है वहाँ पे एक ही रिलीजन की। सो वो चीज़ ना हो, इसीलिए इसको लाया गया कि भाई कोई भी अगर इस तरीके की दिक्कत होती है, हम पहले उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर देंगे। एंड जो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, इलीगल सेल होगी, क्योंकि वो सस्ते दामों में बेच देंगे कि भाई यार कौन रोज़ रोज़ की टेंशन पाले, ख़त्म करो, हमें यहाँ रहना ही नहीं। सो इलीगल सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन सच एरियाज़ को ये एक्ट बेसिकली देखता है। ठीक है, सो आपको डिस्टर्ब्ड एरियाज आना चाहिए। क्या होता है, फॉलोइंग दिस नोटिफिकेशन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तभी हो सकेगी जब उसको कलेक्टर के साइन मिलेंगे। ठीक है,
एंड कलेक्टर के साइन मिलेंगे एंड बायर एंड सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी लिखेंगे कि भाई मैं अपनी फ्री विल से दे रहा हूँ। फ्री वॉल्यूशन मतलब कि मैं अपनी, ये मेरी ज़मीन है, ठीक है, मेरे पिताजी या किसी ने दी है और मैं इसको फ्री विल से दे रहा हूँ विदाउट एनी फेयर एंड समथिंग लाइक दैट, एंड मुझे फेयर मार्केट प्राइस मिला है। इसको ये क्यों लिखा होता है, ताकि इलीगल सेल ना हो सके, ठीक है। सो फेयर मार्केट प्राइस है वही चीज़, तो फिर कलेक्टर के साइन होंगे तभी तो वो देखेगा कि फेयर मार्केट प्राइस है या नहीं। लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है, अमेंडेड लॉ वुड स्टॉप पोलराइजेशन नहीं होगी एंड डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ एक रिलीजन वहाँ डोमिनेट नहीं करेगा उस एरिया में। एक्ट बैन्स सेल एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी टू दोज टू अनदर कम्युनिटी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये आपको समझ आ गया, क्योंकि क्या है कि जैसे गुजरात है, वहाँ पे गोधरा इंसिडेंट भी हुआ था 2002 में, ठीक है, वहाँ पे जो ट्रेन में ब्लास्ट हो गया था, है ना, हिंदू से भरी ट्रेन आ रही थी, गोधरा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, और अहमदाबाद में भी ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। जिस तरीके की चीज़ें होती ही रहती है, तो वो जो पोलराइजेशन है उसको कर्ब करने के लिए ये एक्ट ज़रूरी था, यानी इसमें अमेंडमेंट ज़रूरी थी। लोगों में डेटरेंस लाने के लिए इम्प्रीजनमेंट दी गई है 3 से 5 साल की, अलॉन्ग विद फाइन ऑफ 1 लाख टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। या तो जो भी ज़्यादा है, मान लो 10 प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत 25 लाख है, तो उसके 10% तो कम ही होगा ना 1 लाख से, तो इसीलिए 1 लाख मतलब विच एवर इज़ हायर बोला गया है। ट्रांसफ़र अब क्या होगा, सेल नहीं दे सकते, गिफ्ट में नहीं दे सकते, बोलोगी हम तो शादी करा रहे हैं, हाँ जी हम तो गिफ्ट में दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। एक्सचेंज नहीं कर सकते, कि म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं कर सकते, तू मेरी ले ले मैं तेरी ले लेता हूँ। लीज और टेकिंग पोजेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, लीज पे भी नहीं दे सकते, बाय द वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं दे सकते। एक्ट ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी कमेटी, जो देखती रहेगी कि भाई डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल तो नहीं रहा वहाँ पे। गवर्नमेंट कैन फॉर्म स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इस तरीके की चीज़ों को देखेगी, ठीक है। असिस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्मिंग ओपिनियन बिफोर डिक्लेयरिंग एनी एरिया टू बी डिस्टर्ब। ऐसे नहीं मुंह उठा के पता चले कल को सारा गुजरात ही डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया। सो द कलेक्टर कैन नाउ चेक इफ देयर इज एनी लाइकलीहुड ऑफ पोलराइजेशन। तो क्या है कि ग्राउंड लेवल पर चीज़ ले आए। पहले मान लो ये होता होगा कि सिर्फ स्टेट ही डिक्लेयर कर सकती थी, मान लो गवर्नर, अरे भाई गवर्नर को क्या पता ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। तो अब अच्छा है कि कलेक्टर का रोल बढ़ा। डिस्टर्बेंसेज इन डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होगा। लाइकलीहुड ऑफ इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग ऑफ पीपल और कम्युनिटी, ठीक है। तो एग्रीव्ड पर्सन कैन नाउ फाइल एन अपील विद द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द कलेक्टर्स ऑर्डर, ठीक है। तो एग्रीव्ड पर्सन अगर कलेक्टर का ऑर्डर उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी चीज़ें फाइल कर सकता है एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। फिर देख लेते हैं भाई फ्लाई ऐश के बारे में देख लेते हैं। अब क्या है भाई, पहले तो मैं आपको बता दें, जो इंडियन कोल है ना उसमें फ्लाई ऐश का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या, हाँ, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे आगे क्या है, ठीक है। एनटीपीसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज स्टार्टेड टू कोलैबोरेट विद सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस कंट्री टू सप्लाई फ्लाई ऐश एज पार्ट्स ऑफ इट्स एंडेवर टू। जो एनटीपीसी का क्या एंडेवर था कि हम 100% यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि कोल को जलाने के बाद एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं। तो एनटीपीसी ने कहा ना ना यार, ऐसे तो ये तो वेस्ट को हमने वेस्ट से वेल्थ बनाना है और ये तो ऐसे कूड़ा समझ के फेंक देते थे, ये तो बहुत काम की चीज़ है। फ्लाई ऐश और पुलवराइज्ड फ्यूल ऐश ये कोल कंबशन के बाद का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, अभी उनको क्या दिख गया कि इसमें पहली बात तो फ्लाई ऐश में काफ़ी सारे सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ अच्छे मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, मेन मिनरल कंपाउंड है, ये बहुत जगह काम आ सकते हैं। खुद सोचो, एल्यूमिनियम वगैरह ब्लेंड कर सकते हैं हम, सीमेंट के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। माइनर में तो काफ़ी सारे हैं, आर्सेनिक, बोरोन, कैडमियम, इतना तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं। हेल्थ एंड एनवायरमेंट हैज़ार्ड, सब क्या है, इतने टॉक्सिक एलिमेंट्स, हमने आर्सेनिक, लेड देख लिए भाई, फ्लाई ऐश को ऐसे ही फेंक दिया, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, है ना। एंड इतने माइन्यूट होते हैं, इससे पार्टिकुलेट मैटर, अब ये उड़ता भी बहुत जल्दी है ना, तो PM 2.5, PM 10 ये सब रिलीज़ होगा एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके घुस जाएगा। और रेडिएशन भी एमिट करता है, ठीक है। अब इतने हैवी मेटल्स है, लेड हो गया, ठीक है, आर्सेनिक, कैडमियम हो गया, तो ये रेडिएशंस भी एमिट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ऑब्वियसली मैंने बोला कि सीप इन कर जाएगा नीचे ग्राउंड वाटर में या फिर रिवर वाटर में भी। एनवायरनमेंट पे तो अफेक्ट होता ही है, मैंग्रोव्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर उधर चले गए तो एश्वरीज के साइड पे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा इन द रन ऑफ कच फ्रॉम द एश स्लज ऑफ द एडजॉइनिंग कोल पावर प्लांट, ये देखा गया है। फ्लाई ऐश को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट प्रोडक्शन
के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई ऐश पैलेट्स कैन रिप्लेस नॉर्मल एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्सचर, ठीक है, जो नॉर्मल मिक्सचर करते हैं कंक्रीट में मिलाते हैं, तो फ्लाई ऐश की छोटी छोटी पैलेट्स हम बना सकते हैं। एम्बैंकमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, अदर स्ट्रक्चरल फिल्स, मतलब जो रिवर को के फ्लो को रोकने के लिए एम्बैंकमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ड्रेन ना कर सके सारे फ्लड प्लेन्स को। सीमेंट क्लिंकर प्रोडक्शन, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट सॉइल, जो बहुत सारे सॉफ्ट सॉइल होते हैं हिमालयन वगैरह वाले रीजन में, कभी कहीं कहीं बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो इजीली लैंडस्लाइड हो जाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए रोड सब बेस कंस्ट्रक्शन, रोड वगैरह के लिए, ब्रिक प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चरल भी यूसेज है। सॉइल अमेंडमेंट, सॉइल की एसिडिटी को कम करने में काम करता है, तो कभी ऑप्शन में आ जाए ना, जैसे अब की बार आया था, तो ये लिखना है आपने, ठीक है। सॉइल अमेंडमेंट करने में फर्टिलाइजर्स का भी काम करती है, क्योंकि आप सोच लोगे यार नहीं यार लेड लूड बताया था मैम ने, तो एग्रीकल्चर में तो काम नहीं आएगा, पर नहीं, सॉइल स्टेबलाइजेशन में काम आएगा, एग्रीकल्चरल स्टेक्स में काम आएगा। लूज एप्लीकेशन ऑन रिवर टू मेल्ट आइस, ठीक है, आइस मेल्ट करने के लिए भी मस्त काम आता है। लूज एप्लीकेशन ऑन रोड एंड पार्किंग लॉट्स फॉर आइस कंट्रोल, तो दूसरे देशों में यूज़ करते हैं, अपने तो यहाँ कहाँ इतनी आइस होती है, ठीक है। तो ये फ्लाई ऐश देख लेते हैं, मैंने आपको बताया हमारे यहाँ कोल में काफ़ी सारी फ्लाई ऐश होती है, तो भाई है तो फिर उसका इस्तेमाल करो ना, वेस्ट करने का क्या मतलब है। सो ये आप कॉम्पोजिशन देख सकते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। सिंगल एसबीआई ब्रांच फॉर ऑल एफसीआरए अकाउंट्स, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई सुनो, जो फॉरेन डोनेशन ले रहे हो तो ना तुम, अभी जो अमेंडमेंट किया है ना 2020 का, ठीक है, उसके अनुसार अब तुमने ये नहीं पीएनबी में खोल के बैठ गए, मुझे चुपचाप तुम्हारे सबके अकाउंट एसबीआई में चाहिए, तो होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया है, ठीक है। जो भी एनजीओज रजिस्टर्ड है, आपको हमारे यहाँ इतने एनजीओज 22,000-22,500 के आसपास है, एंड आपको करना ही इतना ही, इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। सो चुलचुल वैली है भाई, चुलचुल वैली बहुत दिनों से न्यूज़ में है, एक टेलीग्राम पे मैंने मैप भी दिया हुआ है, आप उसको भी देखना। इट इज़ क्लोज टू रिजांगला एंड पैंगोंग सो लेक, ठीक है, तो ये देख लो भाई, इधर ये पैंगोंग सो लेक है, तो और ये नीचे चुलचुल वैली है, तो पैंगोंग सो लेक के साउथ में ही, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, साउथ में है, एंड गलवान वैली के भी साउथ में पड़ जाएगी, तो ये पूछ लेंगे यार, दौलत बेग ओल्डी रोड एंड काराकोरम, इनको फिर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करा लेंगे, ठीक है, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उधर से देख सकते हैं। ये बता रखा है भाई, ये तो तिब्बत रोड है, ठीक है, 1957 में बिल्ड किया था। इंडिया क्या क्लेम करते, ये हमारी लाइन है, चाइना क्या क्लेम करता है कि ये हमारी लाइन है ना, और चाइना 1962 में यहाँ तक आ गया था, गलवान तक आ गया था उस टाइम भी, एंड अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है। सो चुलचुल इज़ वन ऑफ द 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स, तो भाई जो जहाँ पे चाइना वगैरह, हम उनके जो पर्सनल बॉर्डर पर्सनल्स हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है, उनकी जो आर्मी वगैरह उनसे हायर ऑफिसर्स से मिलते हैं, तो ये वन ऑफ द 5 पॉइंट्स में से है। द प्लेस इज़ फेमस फॉर इंडियन आर्मी हु फॉर द लास्ट मैन लास्ट राउंड एट रेजांगला पास, ठीक है। Without his crucial victory, the territory might have been captured by China. So this is the fact about. Then is about Earthshot Prize, किसने लॉन्च किया है, प्रिंस विलियम। अब बोलोगे प्रिंस विलियम कौन है, तो प्रिंस विलियम जो रॉयल ब्रिटिश फैमिली है ना, जो मान लो जो प्रिंस चार्ल्स है ना, उनके बड़े बेटे हैं, आप ये लगा लो, ठीक है। सो प्रिंस चार्ल्स के बड़े बेटे, उन्होंने भाई 50 मिलियन $65 मिलियन उन्होंने लेकर आए हैं फॉर फंडिंग फॉर द सॉल्यूशंस टू इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट क्राइसिस, टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू फाइंड सॉल्यूशन एंड रिपेयर प्लानट। वही इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ है, ताकि इम्प्रूव कर सके लिविंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबली को, एंड फाइंड न्यू इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस, नई चीज़ों का, नई टेक्नोलॉजी का, सिस्टम्स एंड पॉलिसी का यूज़ करते हुए। ये प्राइस सेंटर्ड है अराउंड 5 अर्थ शॉट चैलेंजेस। रिस्टोर करना है नेचर को, एयर को साफ करना है, ओशंस को रिवाइव करना है, बिल्ड वेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिक्स आवर क्लाइमेट। प्राइज ओपन टू एवरीवन, कोई भी आ जाओ भाई, इंजीनियर, एक्टिविस्ट, स्कूल, बिजनेसमैन, कोई भी आ जाए, प्राइज मनी विल बी यूज टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट टू हेल्प स्केल अप द वर्क, ठीक है। सो ये प्राइस है, ठीक है, काफ़ी बड़ा प्राइस है, मिलियंस में है। सो व्हाट आर मर्डर हॉर्नेट्स एंड फुरीपस कैटरपिलर्स। सो आप ये देख सकते हैं, इतना बड़ा नहीं होता, बट हाँ सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है, 700 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो फर्स्ट ये तो मर्डर हॉर्नेट है। तो फर्स्ट पुस कैटरपिलर क्या है, फरीपस। तो फरीपस से आपको समझ आ रहा होगा कि जो घर की बिल्ली है उसके अराउंड इसका नाम है, ठीक है, जिसे पुसी कैट भी बोल देते हैं। इट इज़ एसेंशियली अ सदर्न फ्लेनल मॉथ इन इट्स लार्वल स्टेज आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि लार्वा से जब वो बटरफ्लाई बन जाता है पूरा कैटरपिलर, द इंसेक्ट नो लॉन्गर पोजेस अ थ्रेट। तो लार्वल स्टेज में बहुत खतरनाक होता है ये। कैटरपिलर इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस ऑफ इट्स काइंड इन यूनाइटेड स्टेट। तो अपने यहाँ का नहीं है, यूएस का है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। सो नेटिव टू ईस्ट एशियन जापान, तो हाँ ये हमारे काम का हो सकता है। दीज प्रेडेटर्स आर इनफेमस, क्योंकि ये हनी बीज के छत्ते में घुस घुस के उनको मार देते हैं, एंड दे आर थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स एज वेल, ठीक है। देख लो, इतना देखने में ही अच्छा नहीं है, इसका तो क्या ही है।
एंड इनकी पॉपुलेशन यूएस में काफ़ी बढ़ रखी है, तो ये कंसर्न है। एक्वापोनिक्स क्या होता है कि भाई जहाँ पे फिशेज़ और प्लांट्स एक इंटीग्रेटेड मैनर में होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, सिर्फ प्लांट्स को उगाना, पर एक्वापोनिक्स का क्या मतलब है, वो पूरा एक एक्वाटिक सिस्टम जनरेट करना जिसमें फिशेज़ भी हैं और प्लांट्स भी हैं। क्या होता है, फिशेज़ जो फिशेज़ का जो पानी है ना, अब यहाँ पे मोटर लगा के यहाँ पे पंप कर दिया, ठीक है। जो फिशेज़ का जो एक्सक्रीटा हो गया या कुछ भी जो वो हो गया ना, मिनरल्स वगैरह कुछ होंगे, तो फिशेज़ प्लांट्स के लिए एक अच्छा जो पानी है उनका, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह जनरेट करेगी, फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड फिल्टर कर देगा उस पानी को, एंड यही फिल्टर्ड वाटर वापस यहाँ फिश में लेकर जाएंगे। तो आपको बार बार पानी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, यही साइकिल चलता रहेगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आप मुझे बताना मैंने जो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछा है क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।